हेलो फ्रेंड्स। तो सेकंड पेपर का आगे का हम लेकर आए आपके लिए। अब आपकी यूनिट 4 फिनिश हो चुकी है, यूनिट 5 स्टार्ट होगी। ठीक है, यूनिट 5 इसमें टॉपिक नंबर 13 है पाठ्यक्रम मूल्यांकन एवं आकलन, करिकुलम इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मूल्यांकन जो है। और लिंक पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मतलब जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक है, वहाँ पर आप ज्वाइन करें और वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ उपलब्ध है। ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम डालते रहेंगे वहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। मूल्यांकन के संदर्भ में तो क्या है मूल्यांकन के संदर्भ में गलत? तो गलत कथन को चुनना है यहाँ पर, है ना। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं जल्दी से। पहला ऑप्शन है मूल्यांकन द्वारा अप्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर गलत को चुनना है, याद रखिए। तो अप्राप्त उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, सही है। मूल्यांकन एक व्यापक तथा निरंतर चलने वाली भी प्रक्रिया है, सही है। देखिए इस चीज़ में अगर आप थोड़ा सा भी डिस्क्रिप्टिव आपने पहले पढ़ा है तो बहुत ही इजीली समझ जाएंगे मूल्यांकन के बारे में। ठीक है भाई, मूल्यांकन मतलब किसी के मूल्य को आंकना, है ना, कि क्या उसकी वैल्यू है, चाहे वो एक बालक के रूप में हो या समाज के एक व्यक्ति के रूप में। नेक्स्ट है मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य केंद्रित बनाने में सहायक है, ये भी सही है। मूल्यांकन ने को परीक्षा के क्षेत्र में एक गैर तकनीकी शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, गलत है। देखिए गैर तकनीकी की बात है, अगर तकनीकी की बात करता परीक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शब्द के रूप में तब सही हो जाता, लेकिन गैर तकनीकी तो इस वजह से गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 2। शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि वस्तु की मापित सीमा परिमाण किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार्य अथवा वांछनीय है अथवा नहीं। यह सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? तो यह गुडविल और क्लास मेयर ने सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर दें, नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन की विशेषताओं में कौन सा विकल्प समाहित नहीं है? तो कौन सा विकल्प समाहित नहीं है मूल्यांकन की विशेषताओं में? निरंतरता होती है मूल्यांकन में, मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यापकता भी होनी चाहिए, ये इसकी समझ लीजिए विशेषताएं या गुण समझ लो। ठीक है, शिक्षा प्रक्रिया में सुधार केवल कक्षा तक सीमित, ये गलत है, ये भी सही। तो गलत चुनना था, है ना, समाहित नहीं है मूल्यांकन में। ये केवल कक्षा तक सीमित होने वाली प्रक्रिया नहीं है मूल्यांकन। ठीक है, ये कक्षा तक नहीं बल्कि कक्षा के बाहर समाज, मतलब पूरी तरीके के शारीरिक मानसिक ये सब चीज़ों का, इस विकास का मूल्यांकन जो होता है वो उससे संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। निम्न में से क्या आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो आकलन की प्रक्रिया जैसे मूल्यांकन, आकलन, इन सब के अंग क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, है ना, ये सब आपने एक बार पढ़ा है तो बहुत ही इजीली यहाँ पर समझ जाएंगे। और नहीं पढ़ा है तो अभी जाकर आप पढ़ लीजिए, आपके पास पुराने इजी नोट्स होंगे, है ना, बुक्स होंगी, उसमें से इन चीज़ों को जरूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, हाँ, ऑप्शन 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या आकलन की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो वैज्ञानिक तार्किकता है, संप्रेषण भी है ना, और अवधारणाएं की प्रक्रियाएं, छात्र एवं आकलन, ये इसका अंग नहीं है, छात्र एवं आकलन। नेक्स्ट है एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषता। देखिए आ गया क्वेश्चन, आदर्श मूल्यांकन की विशेषता जो नहीं है वो बतानी है। वैधता और विषयानुकूलता होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, लेकिन आदर्श मूल्यांकन विस्तृत रूप में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है स्टफ, यह स्टफल बमी, है ना, स्टफल बमी मॉडल के 4 प्रकारों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? सो सत्य नहीं है संदर्भ मूल्यांकन, प्रदा मूल्यांकन, अदा मूल्यांकन, उत्पाद मूल्यांकन। कौन सा है इसमें? इन्होंने जो मॉडल दिया उसके 4 प्रकारों में से एक सत्य नहीं है। 4 प्रकार में जो यहाँ पर 3 सत्य हैं, लेकिन एक सत्य जो नहीं है वो हमें यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ कौन सा है? अदा मूल्यांकन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्टेक मॉडल का एक चरण नहीं है? तो स्टेक मॉडल का चरण जो नहीं है वो है उत्पाद चरण, बाकी सारे चरण हैं। नेक्स्ट है निम्न में से पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रविधि है, पाठ्यक्रम जो का मूल्यांकन है उसकी प्रविधि है, कौन सा है? प्रश्नावली, प्रश्नावली है, या फिर साक्षात्कार है, प्रेक्षण है, या उपयुक्त सभी है? तो इसमें
सारा सभी ऑप्शन होंगे, प्रश्नावली भी होगी, साक्षात्कार और परीक्षण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संदर्भ में सही है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण मतलब जो ऐसा परीक्षण जिसका आंसर फिक्स हो, है ना, और उसमें किसी को नंबर देने या उसका मूल्यांकन करने में कोई अगर दो लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो कोई डिफरेंस ना है ना, तो वो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो इसकी संदर्भ में सही कथन है ना, परीक्षण के संदर्भ में सही है जो वो चुनना है। इसमें प्रश्नों की संख्या कम होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कम होती है भाई। मान लीजिए एग्जाम्पल, आप वस्तुनिष्ठ टेस्ट देने जा रहे हैं एग्जाम में, तो क्या इसमें और जो डिस्क्रिप्टिव दे रहे हैं तो किस में ज़्यादा होगी, तो वस्तुनिष्ठ वाले में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कह रहा है इसकी संख्या कम होती है, नहीं ज़्यादा होती है, गलत है। इस परीक्षण में परीक्षक व परीक्षार्थी दोनों स्वतंत्र होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस परीक्षण में सीमित पाठ्यवस्तु का मूल्यांकन होता है, नहीं, इसमें काफ़ी व्यापक मूल्यांकन होता है। इस प्रश्नों की संख्या अधिक। अब देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन एकदम अपोजिट हैं, तो इसमें एक तो गलत होगा ही, तो यही वाला सही हो गया। इसमें प्रश्नों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यावहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उसकी व्याख्या की जाती है। मतलब ऐसी प्रक्रिया है मूल्यांकन जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यावहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या करी जाती है। तो यह परिभाषा पूछी गई किस विद्वान ने दी है, तो क्यूलैन एवं हाना ने दी है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का कौन सा मॉडल उद्देश्य केंद्रित है। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन का कौन सा मॉडल उद्देश्य केंद्रित है, तो ये है टॉयलर का। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का किस विद्वान का है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का CIPP मतलब कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल किस विद्वान का है, ये है स्टफर बीम मॉडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए मॉडल उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे ये, ठीक है, लेकिन आपका जो यहाँ पर मॉडल मतलब प्रतिमान हमने बताया था ना, लेकिन आपके मूल्यांकन की विशेषताएं, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ, व्यापकता, इसकी विशेषताएं, इसके गुण, इसके अंदर से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इनको डिस्क्रिप्टिव एक बार जरूर देख लेना। यहाँ से आपको ये क्लियर है कि है ना किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो आप आधा अधूरा पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आपको मार्क्स भी मिलेंगे फिर। तो 12 का बी चलिए देखेंगे। हाँ 12 हो गया। 13 नेक्स्ट क्वेश्चन 13, निम्न में से कौन निबंधात्मक प्रश्नों का सही प्रकार नहीं है। तो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं कई प्रकार के होते हैं ना, तो इसमें से उनमें से एक प्रकार नहीं है, वो चुनना है। संगठित और तुलनात्मक प्रश्न ये तो सही होते ही हैं, मतलब निबंधात्मक प्रश्नों में। संबंध स्थापित करना ये भी उसमें होता है निबंधों में। समस्या समाधान रचनात्मक प्रश्न ये भी होते हैं। साधारण पुनः स्मरण प्रश्न, तो इसमें कोई इसका तर्क नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, पहुंचानात्मक प्रश्न का एक प्रकार नहीं है। तो मिलानात्मक प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य सत्य, साधारण पुनः स्मरण, इसमें ये भी गलत है। अब यहाँ पहुंचानात्मक या वस्तुनिष्ठ भी इसको कहा जा सकता है, तो इसमें ये सारे जो है मिलान, बहुविकल्पी ये सब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 15 नंबर, निम्न में से किस प्रश्न प्रकार में अधिगमकर्ताओं के तथ्यात्मक ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, कि तथ्यों का ज्ञान है जो अधिगम करता है, चाहे वो बालक हो या कोई व्यक्ति हो, मतलब उसमें अधिगम जो हो रहा है उसके तथ्यों का ज्ञान का परीक्षण, कि उसको कितने तथ्य याद हैं, फैक्ट्स याद हैं, है ना। तो अनुपातात्मक प्रश्न करेंगे परीक्षण, या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति, या फिर प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न, या फिर साधारण पुनः स्मरण प्रश्न, है ना। तो इसमें क्या कर रहा है, किस प्रकार के प्रश्न, किस प्रकार में अधिगमकर्ताओं के तथ्यात्मक परीक्षण का ज्ञान होता है। तो साधारण पुनः स्मरण प्रश्न, ऐसे प्रश्नों से उसका ज्ञान मतलब परीक्षण किया जाता है।
निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों का समावेश कितने रूपों में किया जाता है? तो जो निबंधात्मक प्रश्न हैं इनके उत्तरों का जो समावेश होता है वो 3 प्रकार में किया जाता है। अभी आपने ऊपर पढ़े भी थे। नेक्स्ट, निबंधात्मक परीक्षण की एक विशेषता नहीं। अब देखिए इसकी विशेषता नहीं पूछी गई। अब 3 में से एक नहीं है वो चुननी है, 3 है वो चुन लीजिए पहले अगर आपको पता है। वैसे इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। विद्यार्थी का अधिकांश समय चिंतन व लेखन में लगता है। अभी आप डिस्क्रिप्टिव पेपर मान लीजिए एग्जाम्पल में देने जाते हो तो आपको जब निबंधात्मक प्रश्न लिखना होता है, भाई वो निबंधात्मक का ही उदाहरण है, आप निबंध के रूप में जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हो तो काफ़ी समय जो है आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है ना कि ये कैसे प्रोसेस होगा, तब उसके बारे में लिखना पड़ता है, लिखते हो, है ना। जबकि वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें तो अगर क्वेश्चन पढ़ा आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं। यह परीक्षण में मानक स्थापित करना असंभव है, तो इसमें मानक स्थापित नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये इसकी क्या है, विशेषता है। भाई मानक कोई स्थापित नहीं, इसमें नहीं चुनना है, तो ये भी विशेषता है, ये भी है। मतलब कोई फिक्स आंसर का मानक नहीं किया जा सकता। जैसे 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में तो उसमें फिक्स है। इसमें मान लीजिए 7-8 नंबर का क्वेश्चन है तो किसी को 7 नंबर मिलेंगे, किसी को 6, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड है। तो ये कहीं ना कहीं इसका मतलब एक अवगुण भी माना जाता है। नेक्स्ट है, लेकिन यहाँ विशेषता की बात हो रही है। यह परीक्षण में सीमित पाठ्य वस्तु का मूल्यांकन है, ये भी सही, सीमित पाठ्य वस्तु होती है। यह परीक्षण अनुमान प्रकृति को प्रोत्साहित करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुमान किस में होता है, वस्तुनिष्ठ में होता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ में अनुमान लोग लगाते हैं, तुक्का मार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, निबंधात्मक की। तो यह परीक्षण अनुमान प्रकृति को प्रोत्साहित करता है, गलत है, ये इसको प्रोत्साहित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्नों के किस प्रारूप का अंग है? तो देखिए इस यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्योंकि इसमें मूल्यांकन में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जैसे बहुविकल्पी वाले प्रश्न या फिर जो दीर्घ उत्तरीय जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, इनसे तो क्वेश्चन 100% बनना ही बनना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रश्नों के किस प्रारूप का अंग है? अनुपातात्मक प्रश्न, पहचानात्मक प्रश्न या फिर प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न या निबंध प्रकार के। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे होते हैं, निबंध प्रकार के प्रश्न होते हैं। 19 नंबर है, निम्न में से कौन वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रकार नहीं है? तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रकार नहीं है उसे चुनना है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर साधारण पुनः स्मरण प्रश्न, ये तो है ही। रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये भी वस्तुनिष्ठ है। अनुपातात्मक प्रश्न, ये भी है। लेकिन जो संबंध स्थापित करना ये किस में आता है, निबंधात्मक में आता है। 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन मूल्यांकन के उपकरण एवं प्रविधि नहीं है? मूल्यांकन का उपकरण और प्रविधि नहीं है, कौन नहीं है? चलिए देखते हैं। मूल्यांकन के उपकरण व प्रविधि, परीक्षण प्रक्रियाएं होती हैं इसमें। स्वयं आलेखन उपकरण होता है, निरीक्षणात्मक उपकरण होता है, लेकिन अनुपातात्मक प्रश्न नहीं होता। 21 नंबर क्वेश्चन है, स्वयं आलेख उपकरण मूल्यांकन के अंतर्गत क्या समाहित नहीं है? स्वयं आलेख उपकरण मूल्यांकन, तो इसके अंतर्गत कौन समाहित नहीं है? प्रश्नावली होती है, आत्मकथा होती है, व्यक्तिगत डायरी होती है, लेकिन गुड़ियों का खेल, इसका कोई ऑप्शन बनता ही नहीं, मतलब कोई तर्क ही नहीं बनता, तो डायरेक्ट इसको चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मूल्यांकन उपकरण की प्रक्षेपी विधि में क्या शामिल नहीं है? तो प्रक्षेपी विधि में क्या शामिल नहीं है? रोर्शा परीक्षण, टीएटी परीक्षण, वाक्य पूर्ति और ये प्रत्यक्ष। यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रश्न गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मूल्यांकन के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो मूल्यांकन विषय में 3 चीजें सत्य हैं, एक असत्य है, वो चुनना है। अंक देने के बाद अंकों का मूल्य निर्धारण मूल्यांकन है। अंक देने के बाद अंकों का मूल्य को निर्धारण करना, तो ये तो मूल्यांकन है। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मूल्यांकन एक साधन है, मूल्यांकन एक साध्य है। तो मूल्यांकन एक साधन ना होकर मूल्यांकन एक साध्य है, तो यहाँ पर करेक्ट विकल्प सी बनेगा, जो कि नहीं है। नेक्स्ट 24 नंबर है, मापन के विषय में गलत कौन सा है? तो देखिए मापन और मूल्यांकन दोनों का डिफरेंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। तो मापन और मूल्यांकन सीधे समझिए, मापन छोटा होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। ठीक है। तो मापन एक हिसाब से क्या होता है, अंक, किसी चीज़ के अंक दे देना। ठीक है। जबकि मूल्यांकन क्या है, किसी चीज़ की स्थिति को दर्शाना। ठीक। तो यहाँ पर देखिए, मापन के विषय में गलत कथन कौन सा है, आपने पढ़ा होगा, उसको समझते भी होंगे। मापन मूल्यांकन वेरी इंपॉर्टेंट। 24 नंबर, मापन के लिए समय निश्चित होता है। तो मापन के लिए समय निश्चित होता है। मापन में समय, धन तथा श्रम की बचत होती है ना, ये भी सही है। मापन एक साध्य है, जबकि मूल्यांकन एक साध्य था, है ना। ये मापन एक साधन है, मापन एक साधन है। चलिए नंबर 25 देखेंगे। अवलोकन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, अब इसमें सत्य नहीं को चुनना है। छात्र में पूर्णता, अब जैसे इसमें क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब परफेक्ट क्वेश्चन बनाए गए इस टॉपिक से फिलहाल मेरे हिसाब से, है ना। तो इम्पॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा और इनको डिस्क्रिप्टिव एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि कई चीज़ें इसमें छूट जाती हैं, है ना। और चलिए यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर, अवलोकन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वो चुनना है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। छात्रों में पूर्णता की भावना को विकास के लिए प्रोत्साहित करता है, सही है। छात्रों की व्यक्तिगत तथा विशेष जरूरतों को पहचानना, ये भी अवलोकन में आता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना अवलोकन में आता है। अवलोकन के लिए समय निश्चित होता है, ये गलत है। अवलोकन में समय कोई निश्चित नहीं होता, वो कभी भी किया जा सकता है अवलोकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न में से कौन सा प्रश्न प्रकार विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति की परीक्षा लेता है। स्मरण शक्ति की परीक्षा कौन लेता है। साधारण पुनः स्मरण प्रश्न, रिक्त स्थानों की, या अनुपातात्मक, या प्रत्यास्मरण प्रकार के प्रश्न। तो ये प्रत्यास्मरण प्रकार के जो प्रश्न हैं, इनसे स्मरण शक्ति की परीक्षण किया जाता है। चलिए अगला टॉपिक यहाँ पर हम देखेंगे। टॉपिक नेक्स्ट है 13 आपका कंप्लीट हो गया, यूनिट 5 आपकी चल रही है, इसके बाद एक यूनिट आपकी बचेगी बस। चलिए यहाँ पर 14 नंबर है, अधिगमकर्ता का सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो अधिगमकर्ता मतलब कौन है, एक शिक्षक। आप एक शिक्षक के रूप में, अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि आप एक अपने आप को एक शिक्षक के दृष्टिकोण से उसके ऑप्शन को चेक करेंगे। और अधिगमकर्ता होता कौन है, जो बालक होता है। तो अधिगमकर्ता का सतत मतलब लगातार चलना, और व्यापक मूल्यांकन, काफ़ी ये 2 वर्ड में छिपा है पूरा सिलेबस, सतत और व्यापक। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मूल्यांकन की नवीनतम एवं आधुनिक पद्धति कौन सी है। नवीनतम और आधुनिक पद्धति कौन सी है, तो कौन सी है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। अगर ये वर्ड कहीं भी मिल जाए मूल्यांकन के बारे में, आंख बंद करके ये टिक कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें सतत परीक्षण अलग दिया है, परीक्षण की बात करी गई है ना, जबकि यहाँ पर मूल्यांकन की बात करी गई। तीनों में परीक्षण है ना, यहाँ मूल्यांकन, तो ऐसे भी आप पकड़ सकते हैं। नंबर 2, मूल्यांकन एक नवीन, निरंतर एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों और परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से व्यक्त किया गया है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, J.W. रायस्टोन ने यह परिभाषा दी है। सतत और व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम की एक विशेषता नहीं है। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, इसकी 3 विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, तो उनमें से चुन ली। फिलहाल और भी विशेषताएं हैं जो आपको डिस्क्रिप्टिव में जाकर देखनी है। ठीक है। देखिए सामने आ जाएगा तो आपको याद रहेगा, लेकिन पढ़ना, ये नहीं कि रटना है। इसको एक बार पढ़ लेंगे तो सामने ऑप्शन में मिलेगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, पता चल जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा सा फ़ायदा भी मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए मूल्यांकन में। विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता, लेकिन उपयोगिता में इसका कोई वो नहीं बनता है, तो करेक्ट विकल्प डी वाला बनेगा। नेक्स्ट है, निरंतर व्यापक मूल्यांकन पद्धति। अभियोग कार्यक्रम कब स्वीकार किया गया था। तो यह कब स्वीकार किया गया था, 1992 में स्वीकार किया गया था। नंबर 5 क्वेश्चन, प्रौढ़ शिक्षा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। प्रौढ़ शिक्षा आप फर्स्ट पेपर में पढ़ चुके हैं, है ना। तो प्रौढ़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक था, हमने इसको छुड़वाया था, कहा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन अब जैसे यहाँ भी उसे संदर्भित दिए हैं तो बीच में आ गया, तो इसको हम देख लेंगे। प्रौढ़ शिक्षा किस नाम से जानी जाती है।
समाज शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा या आधारभूत शिक्षा। तो ये सब सभी यहाँ पर विकल्प बनेंगे सही। ठीक है, जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर चलने वाली शिक्षा। समाज शिक्षा, समाज में प्रौढ़ ही आते हैं, है ना, तो मतलब प्रौढ़ उसी में समाहित होते हैं। तो यहाँ पर सभी विकल्प सही बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए जीवन के द्वारा जीवन भर की शिक्षा है। ये कथन किसका है? प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए जीवन के द्वारा जीवन भर, है ना, तो ये कथन किसका है? यहाँ पर महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली ने कब एक मुक्त विद्यालय की स्थापना करी? तो मुक्त विद्यालय की जो स्थापना कब हुई थी? 17। यहाँ पर देखिए मुक्त विद्यालय की बात हो रही है, और ये क्वेश्चन हमने किसी वीडियो में डिस्कस भी किया था, उस पर आप लोगों का कमेंट आया था कि आपने गलत बताया। ठीक है, तो ये विद्यालय की, ना कि विश्वविद्यालय की बात हो रही है। ठीक, तो विद्यालय है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। नई दिल्ली में मुक्त विद्यालय की बात हो रही है। तो सर्वप्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? पत्राचार पाठ्यक्रम हमने बताया था, है ना, जो कहाँ से, रूस से प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में उसको कैसे, जो दूरस्थ शिक्षा था ना, उससे हमने पढ़ाया था आपको दूरस्थ शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय, है ना, तो ये चीज़ें बात होती हैं। मुक्त विद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय में अंतर है। तो जो मुक्त विद्यालय हमने आपको विश्वविद्यालय पढ़ाए थे, उसमें पत्राचार पाठ्यक्रम की बात बताई थी कि जो पत्रों के द्वारा लोगों को पहले सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता था और उनको पढ़ना होता था, बाद में उसे मुक्त शिक्षा के रूप में परिवर्तित किया गया था। ठीक है, तो पत्राचार पाठ्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? फिलहाल यहाँ पर भारत की बात हो रही है ना, वो तो हमने बताया एक्स्ट्रा। तो पत्राचार पाठ्यक्रम का आयोजन जो है किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के द्वारा, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद विश्वविद्यालय द्वारा या दिल्ली विश्वविद्यालय, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जरूर जाएगा, तो 1985 में आपको पता होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राइवेट विश्वविद्यालय है? तो प्राइवेट विश्वविद्यालय कौन सा? यहाँ पर सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी सिक्किम का। ठीक है, ये है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है नंबर 11, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1962। नेक्स्ट है कौन सा डिस्टेंस एजुकेशन का सबसे पुराना विश्वविद्यालय? मतलब डिस्टेंस एजुकेशन का, दूरस्थ शिक्षा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है राजर्षि टंडन द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? जो कौन सा है? राजर्षि टंडन। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर यूपी में देखें। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ऊपर के, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये टॉपिक ही पूरा इंपॉर्टेंट है फिलहाल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका सही बनेगा वो 1998 में बनेगा। ठीक है, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्न में कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है? तो जो मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है वो चुनना है। मुक्त बेसिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, परीक्षाएं और सफल विद्यार्थियों का प्रमाण पत्र जारी करना, या माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। तो कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्य नहीं है? ये वाला कार्य नहीं है। ठीक है, बाकी सारे कार्य हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, निदानात्मक पता है, निदान करना, जैसे डॉक्टर से तुलना की थी हमने, डॉक्टर अपने मरीज की जांच करता है तो निदान हुआ। ठीक है, वैसे ही जब बालक की जो विद्यार्थी होते हैं, बालक होते हैं स्कूल में, शिक्षक क्या करता है? पहले उनका निदान करता है। ठीक है, उनकी समस्याओं को जानता है। तो समस्याओं को जानने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे ही निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, और वो वस्तुनिष्ठ होता है। नेक्स्ट है कोठारी शिक्षा आयोग कब गठित हुआ? ये सब आप पढ़ चुके हैं। कोठारी शिक्षा आयोग, फिलहाल यहाँ चलिए रिवीजन हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था एलयू में, जो पूछे गए, एलयू में पेपर हो चुका है ना। तो कोठारी शिक्षा आयोग कब गठित हुआ था?
ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सन 1964। गठित होना है ना, और पूरा बनकर तैयार होना, ये देखिए 64 से 66 तक चला था। तो इन दोनों में क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर याद रहेगा, लेकिन कौन सा क्वेश्चन है 66 या 64 उसमें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन का लाभ नहीं है। 3 यहाँ पर लाभ हैं, इसके कई सारे लाभ हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो कौन सा लाभ नहीं है, देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी, मान लो अगर आपकी एक इजी नोट सॉल्व कराई जाए तो 3 दिन 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो एक पेपर को सॉल्व कराने में क्या 3-4 दिन पढ़ना पर्याप्त है? ऐसा तो आप एक बीएड के मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए कि जो है आप कैसे इस चीज़ समझ सकते हैं। भाई 3-4 दिन में मतलब टोटल 14-15 दिन में पूरा 1 साल का कोर्स कवर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। पहले आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ता है। ये तो एक फॉर्मेट है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस बेस पे आप अपने आप को तैयार रखिए, ये चीज़ होता है, ठीक है। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का लाभ नहीं है। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता के क्रियाकलापों को सन्निहित करना इसका लाभ है। विद्यार्थी के निष्पादन का ऋणात्मक टिप्पणी करना, ऋणात्मक टिप्पणी फिलहाल अगला देखेंगे। अधिगम की प्रगति को इंगित किया जाता है मूल्यांकन में, और तकनीकी के प्रयोग द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित भी किया जाता है। करेक्ट विकल्प बी वाला जो गलत है, यहाँ पर लाभ नहीं है, मतलब सही बनेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर। नेक्स्ट है, आकलन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं होता? पूर्व ज्ञान शामिल होता है आकलन में, समझ का स्तर भी शामिल होता है, अधिगम प्रक्रिया का आकलन होता है, लेकिन बार बार परीक्षण का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता नहीं है? तो देश में दूरस्थ शिक्षा का प्रचार प्रसार तो है ही, इसका विशेषता ये तो है ही, सबसे इम्पोर्टेंट है ना। फिर शिक्षण अधिगम में नवीन प्रवर्तनों का प्रयोग किया जाता है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाता है, प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित नहीं है, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, परंपरागत शिक्षण प्रणाली का दोष है। जो परंपरागत शिक्षण प्रणाली है, जो वर्षों से चली आ रही शिक्षा प्रणाली, उसका क्या दोष है? शिक्षा का सीमित होना, ये तो दोष है ही। पाठ्यक्रम में सहयोगी क्रियाओं का अभाव, ये भी नहीं था पहले, तो ये भी सही हो जाएगा दोष में। शारीरिक स्वास्थ्य एवं चरित्र को अनदेखी किया गया, ये भी सही, तो उपयुक्त तो सभी करेक्ट विकल्प बन जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, शिक्षा में व्यवहार के पक्षों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो व्यवहार को के पक्षों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। ज्ञानात्मक, अब यहाँ पर व्यवहारात्मक, देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो शिक्षा में ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, तीनों सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा व्यवहारिक पक्ष नहीं सम्मिलित होता है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष खुला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, किस में है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। यशवंत राय चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित है? यशवंत राय चौहान कहाँ स्थापित है? नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, परीक्षा में योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो योगात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? देखिए यहाँ पर जो गुणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन है ना, इनको जानना बहुत जरूरी है। शिक्षण इकाई के प्रारंभ में नहीं होता, शिक्षण इकाई के मध्य में भी नहीं होता है, शिक्षण इकाई के अंत में, मतलब पूरा शिक्षण का जब पाठ्यक्रम आपका पाठ्यचर्या पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, लास्ट में मूल्यांकन इकट्ठा कर लेना, वो होता है योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है। तो ये जो किया जाता है, जो इसका एग्जाम्पल है जो फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं, मतलब लास्ट ईयर में, जब लास्ट ईयर नहीं बात कर रहे हैं, मतलब पूरे ईयर का जब लास्ट में एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्ज़ाम, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है योगात्मक मूल्यांकन का, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, निरंतर और व्यापक, मतलब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो बीच बीच में, इसीलिए तो बार बार ये भी ये इंटरनल एग्ज़ाम वाली ये सब चीज़ें लाई गई है ना, इंटरनल मार्क्स देना और प्रयोगात्मक परीक्षाएँ कराना, ये सब बाद में इसीलिए जुड़ता गया धीरे धीरे। पहले आप खुद देखते होंगे 10th 12th में पहले, है ना, सन 2010 के लगभग पहले क्या था, ये जो प्रैक्टिकल मार्क्स थे, इंटरनल वाले मार्क्स, ये नहीं जुड़ते थे, ये इसीलिए बाद में जोड़ा गया, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। 25 नंबर है, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह छात्रों को औपचारिक शैक्षणिक निरौपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों का सही परीक्षण करता है। ये परिभाषा किसकी है? परिभाषा है मोफात की, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टॉपिक आपके फिनिश हो चुके।